गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। सोमवार रात को बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी और इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि अपने एक रिश्तेदार से हुई छेड़छाड़ की थाने में शिकायत दर्ज कराने पर नाराज बदमाशों ने उन पर हमला किया। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? कि अभी भी कुछ बदमाश ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि पुलिस उनकी रेड के लिए कई जगह पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि 9 बदमाश अब तक पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से रवि, जिसने मुख्य हमलावर था, जिसने बिल्कुल सताकर पिस्टल से फायर किया था और विक्रम जोशी को टारगेट बनाकर किया था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो इस पूरे मामले में दोषी थे, चौकी इंचार्ज राघवेंद्र, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एसएसपी के द्वारा। लेकिन अभी भी परिजनों का जो आरोप है, क्योंकि उनके रिश्तेदार के साथ छेड़खानी की जो घटना हुई थी, उसको लेकर पुलिस हल्के में ले रही थी और यही वजह है कि अगर उसी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो शायद बदमाश उसी वक्त पकड़े जाते और इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और सोमवार की रात को ही उन्होंने उन पर फायर किया था। असम में फिर से शुरू हुई भारी बारिश ने बाढ़ को भयानक रूप दे दिया। जिन नदियों का जलस्तर घटने से लोगों की मुश्किलें कम होने लगी थीं, वो नदियां एक बार फिर बादलों के बरसने से खतरनाक हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों तक असम में भारी बारिश हो सकती है। मतलब असम में हालात आगे कुआं पीछे खाई जैसे हो सकते हैं, क्योंकि पहले भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरनाक हो गया, फिर बाढ़ ने कहर बरपाया और जब आखिरकार नदियों का पानी घटने लगा तो फिर से आसमान से आफत बरसनी शुरू हो गई। बाढ़ से जूझते बारपेटा में तो भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में उफनती नदी को पार करते वक्त एक आदमी सैलाब के साथ बह गया। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहते हुए काफी दूर चला गया। बारपेटा के ही एक दूसरे इलाके से सामने आए एक वीडियो में कई गांवों को बाढ़ की चपेट में देखा गया। एक सरकारी दफ्तर की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। ग्वालपारा जिले में भी बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। एनडीआरएफ की टीमों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अभियान भी चलाया। नगांव जिले में भी बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए। में जो नगांव डिस्ट्रिक्ट में गिरता है असम का, उसमें प्राय 1 लाख गांव पानी के नीचे है अभी तक। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि असम में फिर से शुरू हुई बारिश उन इलाकों के लिए खतरा बन सकती है जो अब तक बाढ़ से बचे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर हैं और अब भारी बारिश ने भी उन्हें खतरनाक रूप देना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी डरा रही है, जिसकी सहायक नदियों का पानी भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। इनमें कोपिली नदी भी है, जिसका पानी मोरी गांव में 57 मीटर के करीब पहुंच चुका है और रिकॉर्ड जलस्तर 58 मीटर के नजदीक है। धुबरी जिले में तो ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर 29 मीटर को पार कर चुका है और ये हर घंटे के साथ बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ से जूझ रहे असम के 30 जिलों में हालात काफी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। असम के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे ब्रह्मपुत्र ने काल रूप धारण किया है और अभी तक इस बाढ़ के वजह से असम में 85 जन की मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस हिरासत में एक बदमाश को पुलिस वालों ने भरे बाजार में पैदल मार्च कराकर उसको डंडों से पीटा। इस दौरान बदमाश से सबके सामने ही उठक बैठक लगवाई गई। बदमाश को ऐसे ही पैदल मार्च करवाते और डंडे से पीटते हुए पुलिस थाने तक ले जाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया था, जिसके बाद पुलिस महकमा सख्त कदम उठाने के लिए सीहोर के सभी अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिनके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के एक सर्वे से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पता चला कि दिल्ली में करीब 1/4 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके लिए सरकार ने सीरो सर्वे करवाया। सीरो सर्वे का मतलब है कि लोगों के ब्लड सैंपल लेकर यह देखा गया कि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं। सर्वे के लिए 21,000 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और पता चला कि 23.48% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी या तो बन रही है या पूरी तरह बन चुकी है, जिसका मतलब ये माना जा रहा है कि दिल्ली में लगभग हर चौथा आदमी कभी ना कभी कोरोना की चपेट में आया और उनके शरीर में उससे लड़ने वाली एंटीबॉडी बन गई। इस सर्वे का मकसद यह पता लगाना था कि बीते 6 महीनों में दिल्ली में कितने लोगों पर कोरोना वायरस का असर हुआ। सीरो सर्वे एक बात की ओर तो साफ इशारा कर रहा है कि अगर दिल्ली की आबादी को करीब 2 करोड़ मान लिया जाए तो इसमें से करीब 47 लाख लोग कभी ना कभी कोरोना के संपर्क में आए हुए हो सकते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं हुआ होगा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही ममता ने लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बदला लेने की बात कही। झारखंड के गढ़वा जिले में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें दम घुटने से 3 लोगों का डेथ हो गया है, एक अभी सीरियस है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में बीएसएफ ने कफ सिरप की 627 बोतलें बरामद की। दावा है कि ये बोतलें तस्करी कर बांग्लादेश ले जाई जा रही थीं, जहां इनका नशे के रूप में इस्तेमाल होता था। पिछले 2 महीने में 25 लाख रुपए से ज्यादा की कफ सिरप की बोतलें जब्त की जा चुकी हैं। गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 112 महंगी गाड़ियां बरामद की गई। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने सिख और जाट समुदायों पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर ट्वीट कर सफाई दी। इससे पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल हमलावर हो गईं और उन पर सिख और जाट समुदाय के अपमान का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करना चाहिए और उनसे निवेदन करता हूं कि इसको तुरंत वापस लें। भारत की गलवान घाटी, दक्षिण चीन सागर और जापान के सेंकाकू टापू पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका ने एक कानूनी संशोधन पास किया। अमेरिका ने ये संशोधन पास करते हुए कहा कि कोरोना के बहाने भारत की जमीन कब्जाने की साजिश कर रहा है चीन। अमेरिका ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ की निंदा की और दूसरे देशों को लेकर चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई। कोरोना संकट के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक नई पहल की। इस पहल के तहत छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए सरकार ने मनोदर्पण कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिसमें 500 से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ छात्रों का मानसिक तनाव दूर करेंगे, जिसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। इसकी मदद से छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक डॉक्टरों से तनाव दूर करने के सुझाव ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र अपनी समस्याओं पर विशेषज्ञों से बात कर पाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया। पीपीई किट और मास्क के साथ ही फेस शील्ड के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। देश में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली इन चीजों की ज्यादातर जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अंतिम साल की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हैं, लेकिन एनएसयूआई ने इसका विरोध किया और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए कोरोना काल में परीक्षाएं करवाने को गलत ठहराया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दफ्तर शास्त्री भवन में है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए उस ओर बढ़े, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी और उसने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन कई एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ एनएसयूआई का प्रोटेस्ट शास्त्री भवन के बाहर तक पहुंच गया है। शास्त्री भवन में ही एमएचआरडी का दफ्तर है। इनकी मांग है कि नो एग्जाम्स इन कोविड। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर दूसरी तरफ आ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और डीटीसी की बस में बिठाकर वहां से ले गई। हालांकि इस दौरान भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले का विरोध जारी रखा। देखिए, ये तानाशाही है। वो कहीं ना कहीं उनका एक साल का एकेडमिक ईयर तो वेस्ट कर ही रहे हैं और उसके साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ्रांस में सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। हालात बेहतर होने के बाद वहां बाजार, रेस्टोरेंट और कई दूसरी जगहें खोली जा चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही ना बरतें, इसके लिए इन जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। आदेश लागू होने के बाद वहां ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आदेश के बावजूद बिना मास्क के दिखाई दिए। आदेश के मुताबिक वहां मास्क नहीं लगाने वालों पर $155 यानी भारतीय रुपयों में करीब 11,500 का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नदी के उफान पर आने से उसके किनारे बने मकानों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहां से ऐसे ही एक मकान की तस्वीर भी सामने आई, जो गंगा नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में नदी में समा गया। बताया गया कि ये वहां का आंगनबाड़ी केंद्र था, यानी वहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती थी। इस घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, जिनके सामने पहले तो धीरे धीरे वो मकान नदी की ओर झुका और फिर टूटकर नदी में गिर गया।
कोरोना संकट की वजह से यह आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से बंद था, इसलिए उसके टूटने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि गंगा नदी के उफान की वजह से वहां ऐसे कई मकान टूट चुके हैं। कानपुर मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के साथी और उसके पैसे की देखरेख करने वाले जय वाजपेयी की पकड़ी गई गाड़ियों में एक पर विधायक का वाला पास लगा हुआ है और इसी पास के जरिए विधायकों की गाड़ी सचिवालय में जाती है। हालांकि जय वाजपेयी की गाड़ी पर किस विधायक का पास लगा है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास के साथी जय वाजपेयी की कई लग्जरी गाड़ियां पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद की हैं। मुंबई के बांद्रा में जन्मदिन की एक पार्टी में 30 लोगों को बुलाने और तलवार से केक काटने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस युवक पर लॉकडाउन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और तेज आवाज में गाना बजाने का भी आरोप लगा। जश्न का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें आरोपी हारिस खान अपने 25वें जन्मदिन पर तलवार से 25 केक काटता नजर आया और उसने जिन 30 मेहमानों को इस पार्टी में बुलाया था वो ताली बजाकर उन्हें बधाई देते दिखे। जैसे ही हारिस ने तलवार से सभी 25 केक काटे, दोस्तों ने शोर मचाकर जश्न मनाया। मेहमानों का उत्साह देखकर आरोपी हारिस भी खुशी से चीखता नजर आया। केक काटने के बाद हारिस और उसके दोस्त एक दूसरे को अपने हाथों से केक खिलाते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं। बताया गया कि जश्न के इस वीडियो को पार्टी में शामिल किसी मेहमान ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर जन्मदिन के जश्न का यह वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते ही इस वीडियो पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का ध्यान गया। अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी हारिस को गिरफ्तार कर लिया। हारिस पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस साल सिर्फ 1000 लोगों को ही हज करने की मंजूरी मिली। हज यात्रा इसी महीने 29 जुलाई से शुरू होगी। कोरोना संकट की वजह से सऊदी अरब सरकार ने इस साल देश के सिर्फ 1000 लोगों को ही हज करने की मंजूरी दी है। इनमें भी सऊदी अरब से बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं होगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसमें दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। यही नहीं, दुकान के पास कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। आग लगने की जानकारी के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आरोप है कि यह बदमाश हाल ही में मेहरौली में हुई 2 लोगों की हत्या में भी शामिल था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड महिला वर्ल्ड कप के आयोजन पर अगले 2 हफ्तों में आखिरी फैसला लेगा। अगले साल फरवरी और मार्च में इस महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होना तय है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप रद्द होने के बाद इस पर भी संकट के बादल मंडरा गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ देर हुई बारिश से ही सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिस पर इलाके के पूर्व पार्षद ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए और जल जमाव की वजह से वहां पर हो रही दिक्कतों के बारे में भी अवगत कराया। बठिंडा में हुई कुछ देर की बारिश से एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में बठिंडा में एसपी के घर के बाहर भी घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। इसके अलावा एक अंडरपास की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें अंडरपास तालाब में तब्दील नजर आया। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पश्चिमी चंपारण में सीमा के पास मौजूद गंडक बैराज ने खतरनाक रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि बैराज के सभी फाटक खोलने पड़े, जिससे गंडक नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर के नजदीक पहुंच गया और बिहार के 6 जिले उसके निशाने पर आ गए। क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर मौजूद 36 फाटक वाले गंडक बैराज ने सबको डरा दिया। बैराज का पानी रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। इसके बाद उसके सभी फाटक खोलने पड़े। 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा गया। यह तस्वीर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का है, जहां के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। बैराज से एक बार में रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी आग बबूला हो गई। बाढ़ से जूझते पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में खतरे को देखते हुए चेतावनी भी जारी कर दी गई और निचले इलाकों को खाली करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक और उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक पश्चिमी चंपारण के बगहा में देखने को मिली, जहां कई गांव गंडक नदी के निशाने पर आ गए। बगहा के इस ठाड़ी गांव में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग अब घर खाली कर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
बगहा में ही वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के रनवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। पश्चिमी चंपारण जिले के कई गांवों में गंडक नदी ने कहर बरपाया। एक गांव से सामने आई तस्वीर में कई लोग बाढ़ के बीच फंसे दिखे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका और तेजी से पानी का बढ़ना भी जारी है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, बाइक बरामद हुई। वहीं फरार हुए बदमाश की तलाश की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अपाचे मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं, जिसमें थाना क्षेत्र के द्वारा जो है वो घेराबंदी की गई और घेराबंदी होने पर जो है पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें इनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग किया गया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक अभियुक्त जो है वो घायल हुआ है, उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दूसरा भाग गया है। इसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है। मौके से जो है वो एक तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कार्टेजेस बरामद हुए हैं। चीन में करीब 6 महीने बाद सिनेमाघर दोबारा खुल गए। हालांकि जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों पर सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही कोरोना पर काबू रखने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए। ऐसे में जब लगभग 180 दिन बाद हॉल में बैठकर फिल्म देखने का मौका मिला तो लोग सिनेमा घरों तक पहुंच गए। चीन के जिस वुहान शहर से दुनिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया, वहां हॉल में घुसने के लिए लोग कतार में खड़े दिखे। सभी लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आए और उनका तापमान चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। सामने आई एक तस्वीर में एक सिनेमा घर में कोरोना के खतरे को देखते हुए काउंटर पर टिकट बेचने के बजाय एक मशीन लगी दिखी, जिससे लोग खुद ही टिकट खरीदते नजर आए। हॉल के अंदर भी नियमों के पालन में इतनी सख्ती बरती गई कि जो लोग एक साथ फिल्म देखने आए वो भी एक दूसरे से एक सीट के फासले पर बैठे दिखे। शो शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद कर्मचारी हॉल का कोना कोना साफ करते हुए भी नजर आए। बताया गया कि हॉल को सैनिटाइज करने के लिए हर 2 शो के बीच में 1 से 1.5 घंटे का फासला रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदान में काम करने वाले एक मजदूर को काम करने के दौरान एक हीरा मिला। इस हीरे की कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरा मिलने के बाद मजदूर और उसके साथियों ने इसे हीरा कार्यालय में जमा कर दिया। इनको आज ये 10.69 कैरेट का हीरा अच्छे किस्म का जमा किए हैं। इसके पहले इन्हें 14 तारीख को 70 सेंट का हीरा भी जमा किया गया। इस पट्टे में 2 हीरे अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और ये दोनों हीरे अच्छे किस्म के हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरार चल रहे इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश का मकान गिराने पहुंची नगर निगम की टीम मलबे के नीचे आने से बाल बाल बच गई। उज्जैन में पुलिस फरार चल रहे इनामी बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की मुहिम चला रही है। और इसी सिलसिले में नगर निगम और पुलिस की टीम इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश के घर पहुंची। घर को खाली कराने के बाद खुदाई करने वाली मशीनों से उसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये सब हो ही रहा था कि तभी पूरा मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। इस घटना में नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बाल बाल बच गए। जितनी जमीन पर अवैध कब्जा था उसे कुछ ही घंटों में खाली करा लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बने टिन शेड को भी गिरा दिया गया। इमरान उर्फ बिल्ला नाम के जिस बदमाश का मकान गिराया गया वो काफी समय से फरार चल रहा है। ये बदमाश इतना आतंक इस मोहल्ले में था, इस शहर में था कि नाम सुनकर लोग रिपोर्ट भी करने में डरते थे। तो हम लोगों ने इसको चिन्हित करके इस सारी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इसके बाद ही सचिन पायलट ने मलिंगा के आरोपों पर हैरानी जताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया था। हरियाणा के करनाल में कुछ लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के अंदर 2 लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब पिटने वाले दोनों लोग वहां अपने खेतों में बिजली की लाइन बिछाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने अचानक वहां बैठे दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। वहां बैठे अधिकारी के सामने दोनों पर कई घूंसे बरसाए गए। हमलावर इतने गुस्से में थे कि उनमें एक ने वहां रखी कुर्सी उठाई और जोर से एक आदमी पर दे मारी। इसके बाद हमला करने वाले लोग दूसरे आदमी पर टूट पड़े। दोनों को पीटने के बाद सभी लोग वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद 2 आरोपी लौटे और वहां घायल हालत में खड़े आदमी पर फिर से टूट पड़े। एक ने तो उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। बताया गया कि घटना से पहले लोगों की शिकायत पर बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बिजली की
की लाइन बिछाने वाले ठेकेदार को फोन किया था और काम रोकने को कहा था। उसके कुछ ही देर बाद वहां 5 लोग पहुंचे जिन्होंने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की। जो साहब ने फोन करके पुलिस को बुलाया और वो पुलिस आने से पहले भाग गए। बिजली दफ्तर के अंदर हुई इस मारपीट की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए गए। यूपी के मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां सड़क पर खड़े 2 पहिए वाहन उसमें बह गए। एक स्कूटर को बहता देख वहां खड़े एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उसकी कोशिश नाकाफी रही। वहीं वो भी गाड़ी के साथ फिसलने लगा। इसके बाद एक और लड़का वहां पहुंचा और उसने भी गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि वो स्कूटर थोड़ी दूर आगे जाकर एक किनारे लगा और पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच सीमा पर निगरानी के लिए सेना को एक ताकतवर ड्रोन मिला है। ये ड्रोन रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने बनाया है, जिसे भारत नाम दिया गया, जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए बेहद कारगर है। साथ ही दोस्त और दुश्मन में फर्क करके सटीक जानकारी देने और फिर एक्शन लेने में भी इसे माहिर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाईटेक कैमरों से लैस ये ड्रोन रडार की पकड़ में आए बिना बेहद ठंडे मौसम और रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रख सकता है। गुजरात के वापी में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने खूब हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी। हंगामे के दौरान लोगों के पास लाठियां भी दिखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुए और काफी देर तक शोरगुल करते रहे। इस झड़प में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। मेक्सिको के मिचोआकन में ड्रग्स तस्करों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में कई जवान घायल हो गए। सेना के ये जवान इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे तस्करों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। सामने आए वीडियो में जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। हमले में एक जवान जख्मी हो गया, जिसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से बाहर निकाला गया। इस मुठभेड़ में 5 तस्करों के पकड़े जाने का भी दावा किया गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 8,369 मामले सामने आने के बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3.25 लाख के पार हो गई। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 246 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से कुल 12,276 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में भी कोरोना की मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल माफ करने के लिए मुद्दे पर बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस वालों ने दफ्तर के सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गए और पुलिस वालों से बहस करने लगे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक महिला कार्यकर्ता तो नेताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ पुलिस से भिड़ गई। इस मामले में करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर केस भी दर्ज किए गए। यूपी के महोबा में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। वहां का जिला अस्पताल बारिश के बाद मानो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया हो। जिला अस्पताल के बाहर के मैदान में तो पानी भर ही गया, अस्पताल के अंदर का हाल भी बुरा दिखा। अस्पताल के बाहर बरामदे में जहां मरीज के परिजन इंतजार करते हैं, वहां पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। वहीं अस्पताल के वार्ड में इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मरीज अपने आप को किसी तरह बचाकर बेड के ऊपर बैठे नजर आए। डॉक्टरों के बैठने की जगह भी पानी में भरी दिखी। दवाइयों और दूसरे सामान भी बारिश के पानी में डूबे हुए दिखे। इटली की राजधानी रोम में फरारी कारों की एक परेड निकाली गई। लाल रंग की ये शानदार कारें पूरे इटली से वहां लाई गई थी, जिन्होंने एक साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। लाल रंग की ये चमचमाती कारें रोम की सभी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के सामने से गुजरी। परेड के दौरान इन कारों के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चलती दिखी। फरारी की 50 कारों को एक साथ देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। रास्ते में खड़े लोग तो उनका वीडियो बनाते भी दिखे। परेड के बाद इन सभी कारों को एक पार्क में खड़ा कर दिया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से विपक्षी नेताओं की बैठक में नहीं जाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश के मुताबिक अधिकारियों को विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक और उनके ऑफिस में जाने से रोका है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोरोना से संबंधित मामलों की जानकारी जुटा रहे थे और बैठक कर रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया। भारत को मिलने वाले रफाल लड़ाकू विमान चीन के लिए खतरे की घंटी। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचेगी और उनकी तैनाती के साथ ही तिब्बत में चीन के सभी एयरबेस रफाल विमानों की जद में आ जाएंगे। रफाल विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर और दूसरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात की जाएगी। इन दोनों जगहों से ये विमान तिब्बत में चीन के किसी भी एयरबेस तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंबाला से फुल लोड के साथ एक रफाल विमान तिब्बत में चीन के 3 एयरबेस तक पहुंच सकता है। रफाल विमान की अधिकतम रफ्तार करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भारत को आधुनिक तकनीक से लैस जो विमान मिलने वाले हैं वो अपने वजन से दुगने वजन तक हथियार लेकर उड़ान भर सकते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने खुदकुशी की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की। नलिनी वेल्लूर जेल में बंद है। दावा है कि नलिनी का आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी से विवाद हो गया, जिसके बाद नलिनी ने खुदकुशी की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारूदी सुरंग फटने से सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए उधमपुर में सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया गया। वो जल्द ही इंग्लैंड जाएंगे और वहां 3 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और उन लोगों का जिक्र किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। कोरोना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम बताया। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर पलटवार किया और कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। सरकार लड़ रही है, जनता लड़ रही है कोरोना से, कांग्रेस मात्र ट्वीट कर रही है। बिहार के पूर्णिया में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। यह हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ। फिलहाल प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। गैस फट जाने से आग से झुलस करके 5-6 आदमी जख्मी हो गए, इलाज के दरमियान मृत्यु हो गई। दिल्ली के विश्वास नगर से करीब 400 परिवार गुजरात में अपने गांव लौट गए। ये लोग राजधानी में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन देने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। जब लॉकडाउन हुआ, यहाँ लोग एक तरह से कैद से होकर रह गए, बाहर निकल नहीं सकते थे, रोजी रोटी पूरी तरह से बंद होगी, बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक लड़की ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे 20 लाख रुपए देने की मांग की। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने लड़की समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन तीनों को रंगे हाथों फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। बिहार में बाढ़ से कई जिलों के हालात बेहद खराब है। दरभंगा में भी कई इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबे दिख रहे हैं। ऐसे हालात के बीच वहां के एक गांव में गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन वहां नाव का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने एक ट्यूब की नाव बनाई और महिला को उसी पर बैठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल जाने के दौरान कुछ लड़के पानी में ट्यूब से बनी नाव को ढकेलकर आगे बढ़ाते दिखे। किसी तरह बीमार गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोग को केला के थंब पे और जो ट्यूब होता है इसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए हिमालय PSC लाया गया है। दूध के दाम बढ़ाने की मांग पर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। राज्य के कई शहरों में किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकरी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया और सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध पानी की तरह बहा दिया। कोल्हापुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दूसरे शहरों में दूध की सप्लाई रोकने की कोशिश की।
जिसके लिए उन्होंने पहले दूध ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में रोका, फिर उनमें रखे दूध के डिब्बों से सारा दूध सड़क पर उड़ेल दिया और खाली डब्बे वहीं पर फेंक दिए। नौबत यह आ गई कि हालात संभालने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा और उसकी निगरानी में दूध ले जाने वाली गाड़ियां पुणे और मुंबई जाने के लिए रवाना हुई। सांगली में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। वहां तो दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों ने देर रात से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और दूध ले जाने वाले टैंकर तोड़कर दूध बहा दिया, जिसकी वजह से पूरी सड़क सफेद नजर आने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि वहां दूध की नदी बह रही हो। यही नहीं, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने अपने संगठन का नाम लेते हुए नारेबाजी भी की। इन लोगों की मांग है कि दूध का कारोबार करने वाले किसानों को प्रति लीटर के हिसाब से 10 रुपए ज्यादा मिले, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कई किसान नेता भी शामिल हुए। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो किसी पुलिस वाले से फोन पर बात करता सुनाई दिया। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की घटना से ठीक पहले विकास दुबे की ये बातचीत चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी से हुई थी और इस बातचीत में विकास दुबे ने पुलिस वालों पर हमले के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। कितना बड़ा कांड करूंगा, ये फिर भी चाहते कि हाँ किसी को पाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हम बुलाएंगे, हमें तो रुको। अगर पूरी जी तो खून काटूंगा इसके ऊपर, जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी हाँ बता रहा हूँ आप तो विकास दुबे का शिकार होगा। सोमनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सख्ती करने पर पुलिस के साथ मारपीट हो गई। देश के बाकी हिस्सों से अलग गुजरात में सावन का महीना आज से शुरू हुआ। सावन का पहला दिन होने की वजह से सोमनाथ मंदिर में आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा और दर्शन के लिए उत्साहित इस भीड़ ने आपस में दूरी बनाने के नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ऐसे में भीड़ से नियम का पालन कराने के लिए कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और एक सिपाही धक्का देकर लोगों को हटाने की कोशिश करता दिखा। ऐसी सख्ती का लाइन में खड़े एक शख्स ने विरोध किया तो सिपाही ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ताव में आकर ये लड़का भी सिपाही से उलझ गया और उसने भी पुलिस वाले के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। इसके बाद तो वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और आरोपी लड़के के साथ मारपीट शुरू हो गई। कुछ पुलिस वाले उस लड़के को खींचकर बाहर ले जाते दिखे। बताया गया कि इस घटना के बाद कुछ देर के लिए सोमनाथ मंदिर का परिसर बंद कर दिया गया और माहौल शांत होने के बाद नियमों के मुताबिक ही श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी गई। राजस्थान के मुख्य सचिव ने फोन टैपिंग के मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मंत्री और विधायकों की फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट मांगी थी। दावा किया जा रहा है कि इस फोन रिकॉर्डिंग में राजस्थान सरकार को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी बातचीत है। तो राजस्थान ने केंद्र को ये रिपोर्ट सौंप दी है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये मांग की गई थी कि इस पर रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाए। जो बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के मुख्य सचिव ने फोन टैपिंग के मामले में अपनी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी। उधर कानपुर में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीपीई किट पहनकर डांस करता दिख रहा है। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज का है, जहां के कोविड सेंटर में ये डॉक्टर मरीजों का दिल बहलाने के लिए डांस करता दिख रहा है। इटली में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी एक व्हेल को कई घंटों के बाद बचा लिया गया। बताया गया कि यह जाल वहां समंदर में अवैध तरीके से डाला गया था, जिसमें वो भारी भरकम व्हेल बुरी तरह फंस गई। जाल में उलझी व्हेल के लिए तैरना भी मुश्किल हो गया। व्हेल को मुसीबत में देख एक गोताखोर को उसके पास भेजा गया, लेकिन जाल उसके शरीर में इस तरह लिपटा था कि वो काफी कोशिशों के बाद भी उसे नहीं छुड़ा पाया। बाद में गोताखोरों की एक पूरी टीम वहां भेजी गई, जिन्होंने व्हेल की पूंछ में लिपटे जाल को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। करीब 15 टन वजन वाली वो व्हेल दर्द की वजह से छटपटा रही थी, जिसकी वजह से गोताखोरों के लिए उसे छुड़ाना और मुश्किल हो गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद गोताखोरों ने जाल को काट कर उसे बचा लिया। जेल में बंद शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। असम की जेल में बंद देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस शर्जील इमाम को हिरासत में लेने के लिए असम पहुंची थी, लेकिन हिरासत से पहले करवाए गए टेस्ट में शर्जील को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब पुलिस शर्जील इमाम को ठीक होने तक दिल्ली नहीं लाएगी। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो पिछली बार टेस्ट में नेगेटिव निकले थे। हारिस रऊफ के अब तक 5 बार कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल हारिस रऊफ को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है।
सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो खेतों में धान की रोपाई करते नजर आए। इस वीडियो में सलमान की दोस्त यूलिया भी धान की रोपाई करती दिखाई दी। सलमान इन दिनों कोरोना संकट के बीच पनवेल के अपने फार्म हाउस में समय बिता रहे हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत सरकार ने विधायकों के लिए बड़ा फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया। अब विधायक 1.25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे, जबकि मेडिकल के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पहले विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी पर खर्च करने का फैसला लिया गया था। बताया गया कि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क टूट जाने की वजह से एक मरीज को चारपाई पर बैठाकर जान जोखिम में डालते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच इलाके की एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। लोगों ने महिला को एक चारपाई पर बैठाया और उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल के लिए चल पड़े। पहाड़ी रास्तों का सफर तय कर ये लोग एक नाले के पास पहुंचे। पानी के तेज बहाव की वजह से नाले को पार करना आसान नहीं था। यही नहीं, पहाड़ से चट्टानों के खिसकने का डर भी बना हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पहाड़ खिसकने की वजह से वहां की सड़क टूट गई थी। लेकिन मजबूरी में कुछ गांव वालों ने पहले तो खुद सावधानी बरतते हुए नाले को पार किया। इसके बाद वहां मौजूद बाकी लोगों की मदद से मरीज को भी नाले के दूसरी तरफ पहुंचाया गया। हालांकि काफी मुश्किलों के बाद लोगों ने बीमार महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया। 43 नए राज्यसभा सांसद आज शपथ लेंगे। शपथ इसमें बीजेपी के 18 कांग्रेस होंगे जो शपथ लेंगे। कांग्रेस के 10 और कुछ दूसरी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले और कुछ महीनों पहले बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी सदस्य के तौर पर राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी पहली बार राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगी। राज्यसभा के लिए कुल 61 सांसदों की शपथ लेनी है, लेकिन कुछ सांसद कोरोना की वजह से फिलहाल दिल्ली नहीं आ रही। भारी बारिश के सितम से जूझते उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने की एक घटना का वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। ये घटना चमोली में नेशनल हाईवे नंबर 7 पर हुई। जिस वक्त वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा तो लोग घबरा गए। जो जहां था वहीं रुक गया। इसके बाद जैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। OMG, भाई साहब। ये घटना चमोली के पीपल कोटी के पास हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता हुआ दिखा। इस घटना की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 7 ठप हो गया, जिससे लोग कई घंटों तक वहां फंसे रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो यात्रियों को बैठाकर बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे को पार कर रहा था। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि टूटी सड़क पर पानी भरा था और ई रिक्शा वाला धीरे धीरे उससे पार करने लगा। लेकिन जैसे ही एक बड़े गड्ढे में गाड़ी का चक्का फंसा, उसने संतुलन खो दिया और ई रिक्शा वहीं पर पलट गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस ई रिक्शे को उठाकर यात्रियों को बचाया। चीन के शंघाई में एक पानी के जहाज पर ओपेरा का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शंघाई में जून में एक महीने के नाइट लाइफ फेस्टिवल की शुरुआत की गई, जिसके तहत वहां रात में सड़कों पर बाजार खुल गए और मेले जैसी रौनक लगने लगी। और पहले शंघाई नाइट लाइफ फेस्टिवल के खत्म होने की तारीख नजदीक आई तो पानी के जहाज पर ओपेरा का कार्यक्रम रखा गया। कोरोना महामारी के डर के माहौल में लोगों का मनोरंजन करने की पहल की गई और शहर के बीचों बीच बहती नदी से गुजरते जहाज पर लोग ओपेरा देखते नजर आए। बच्चे, बूढ़े और युवा कलाकारों की परफॉर्मेंस में डूबे दिखे। लोग जहाज से शहर के खूबसूरत नजारे को भी निहारते नजर आए। वो ढलते सूरज के बीच रोशनी में जगमगाती ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें अपने कैमरों में उतारते दिखे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता ने सुशांत सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता संजय पांडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और सुशांत मौत मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। संजय सिंह ने अपने खत में मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की सेना ने बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बाइक धोने के दौरान 3 लड़के नदी में बह गए। एक लड़का किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 2 लड़कों की मौत हो गई।
इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। एक दिन पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने एक शतक लगाया था और 3 विकेट भी अपने नाम किए थे। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिवसेना के जाने पर महाविकास अघाड़ी में मतभेद नजर आया। शिवसेना की सहयोगी एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में नहीं जाने की सलाह दी, जबकि शिवसेना ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जब निमंत्रण आ जाएगा तो जरूर उस बारे में हमारा कार्यक्रम बनेगा। यूपी के जौनपुर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल काला नाम के इस बदमाश पर दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में केस दर्ज हैं। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने सगाई कर ली। इस बात की जानकारी खुद कायनात ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर कर दी। कायनात अपने करियर में अब तक 11 वनडे और 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है। मुंबई के बांद्रा इलाके से पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस लड़के ने अपने 25वें जन्मदिन के मौके पर 25 केक मंगवाए और उन्हें तलवार से काटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। सोमवार रात को बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी थी और इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि अपनी एक रिश्तेदार से हुई छेड़छाड़ की थाने में शिकायत दर्ज कराने पर नाराज बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, एक चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है, क्यों? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये चौकी इंचार्ज वो हैं जहां पर शिकायत दी गई थी विक्रम जोशी के द्वारा, क्योंकि उनकी जो भांजी है उनसे छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज को शिकायत दी थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई थी। लेकिन चौकी इंचार्ज की तरफ से पूरे मामले में लापरवाही बरती गई थी और इसी का फायदा उठाकर जो बदमाश है इन लोगों ने विक्रम जोशी को सोमवार की रात को एक जगह पर घेरा, जब वो अपनी बेटियों के साथ वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उन्होंने हाथापाई की, मारपीट की और उसके बाद रवि नाम के एक आरोपी ने उनके ऊपर पिस्टल तानकर सीधे सिर पर फायर कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हालांकि 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कहना है कि अभी कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है। असम में फिर से शुरू हुई भारी बारिश ने बाढ़ को भयानक रूप दे दिया। जिन नदियों का जलस्तर घटने से लोगों की मुश्किलें कम होने लगी थीं, वो नदियां एक बार फिर बादलों के बरसने से खतरनाक हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों तक असम में भारी बारिश हो सकती है। मतलब असम में हालात आगे कुआं पीछे खाई जैसे हो सकते हैं, क्योंकि पहले भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरनाक हो गया, फिर बाढ़ ने कहर बरपाया और जब आखिरकार नदियों का पानी घटने लगा तो फिर से आसमान से आफत बरसनी शुरू हो गई। बाढ़ से जूझते बारपेटा में तो भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में उफनती नदी को पार करते वक्त एक आदमी सैलाब के साथ बह गया। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहते हुए काफी दूर चला गया। बारपेटा के ही एक दूसरे इलाके से सामने आए एक वीडियो में कई गांवों को बाढ़ की चपेट में देखा गया। एक सरकारी दफ्तर की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। ग्वालपारा जिले में भी बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। एनडीआरएफ की टीमों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अभियान भी चलाया। नगांव जिले में भी बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए। में जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में गिरता है असम का, उसमें प्राय 1 लाख गाँव पानी के नीचे है अभी तक। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि असम में फिर से शुरू हुई बारिश उन इलाकों के लिए खतरा बन सकती है जो अब तक बाढ़ से बचे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर हैं और अब भारी बारिश ने भी उन्हें खतरनाक रूप देना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी डरा रही है, जिसकी सहायक नदियों का पानी भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। इनमें कोपिली नदी भी है, जिसका पानी मोरी गांव में 57 मीटर के करीब पहुंच चुका है और रिकॉर्ड जलस्तर 58 मीटर के नजदीक है। धुबरी जिले में तो ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर 29 मीटर को पार कर चुका है और ये हर घंटे के साथ बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ से जूझ रहे असम के 30 जिलों में हालात काफी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। असम के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे ब्रह्मपुत्र ने काल रूप धारण किया है और अभी तक इस बाढ़ के वजह से असम में 85 जन की मृत्यु हो गई।